Hello guys, welcome to our channel. So today we are going to start with Spring Boot where you will learn how to create a Spring Boot project from scratch. यहाँ पर मैं Spring Boot का लेटेस्ट वर्जन यूज करूंगा विच इज Spring Boot 3 जिसके लिए जावा की 17th वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी लोग Spring Boot 2 यूज कर रहे हैं जावा 11 या जावा 8 के साथ, उनके लिए भी मैं इस ट्यूटोरियल में जानकारी देते हुए जाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ Spring Boot प्रोजेक्ट देन सबसे पहले आपको start.spring.io इस वेबसाइट पर जानी होगी। इस वेबसाइट के ओपन होते ही यहाँ पर आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में आपको Maven सेलेक्ट करनी है। वी आर गोइंग टू यूज Maven for using any dependency and also as a build tool. We will select Java in the language and you can select any of the Spring Boot version. As I said, I am going to use Spring Boot 3, so I am selecting Spring Boot 3.1.1 as this is the current stable version. And then next part is to give some information about your project like group ID, artifact ID and a name and description. So inside group ID, you can write com.yourorganization name or org.yourorganization name. Suppose I am writing com.dk engineers. If you look at the group ID of any dependency, then it will be like this only. So for your reference, I can show you in the Maven repository. So for this Spring Web dependency, you can see in the group ID, we are having org.spring framework and artifact ID will be your project name. So उसी तरह से हम लोग यहाँ पर group ID and artifact ID fill कर देंगे. Artifact ID is your project name after build without version. Then names में same name हम लोग रख सकते हैं और description में हम लोग project का description दे देंगे. So as this is the basic Spring Boot application, so in the description we are writing basic learning project for Spring Boot and it will automatically generate the package name by the combination of group ID and artifact ID. And in the packaging we will select jar. इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद .jar एक्सटेंशन की होगी एंड जावा वर्जन में हम लोग जावा 17 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिन्होंने भी Spring Boot 2 सेलेक्ट किया है वो लोग जावा 11 या जावा 8 सेलेक्ट कर सकते हैं। Spring Boot 3 में आपको जावा 17 ही सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपको Maven डिपेंडेंसी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी सेलेक्ट करना है which is Spring Web and this is the only dependency which is required to run a simple Spring Boot application। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। देन आपको जनरेट पे क्लिक करना है एंड देन आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी प्रोजेक्ट की। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसे IDE में ओपन कर लेना है। आप इसके लिए कोई भी IDE यूज कर सकते हैं जैसे कि IntelliJ, Eclipse, NetBeans, Spring Tool Suite etc। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को IDE में ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेना है। बिल्ड करने के बाद आपको आपकी प्रोजेक्ट सही स्ट्रक्चर में दिखने लगेगी। अगर आप IDE यूज कर रहे हैं तो उसमें बिल्ड की बटन होती है और अगर आप कोई ऐसी IDE यूज कर रहे हैं जहाँ पर टर्मिनल है तो वहां पर आप एक कमांड यूज कर सकते हैं which is mvn space clean space install। इस कमांड से डिपेंडेंसीज डाउनलोड होकर आपकी प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द IDE में आपको फाइल स्ट्रक्चर ही मिलेगी, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बहुत कम ही IDE में मिलती है, लेकिन दोनों लगभग एक ही जैसे लगेंगे आपको। तो हम लोग जान लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको आपके नाम की प्रोजेक्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सिंस हम लोग Maven यूज कर रहे हैं तो उसकी एक फोल्डर होगी। देन इनसाइड सोर्स विल बी हैविंग टू फोल्डर्स, फर्स्ट इज मेन एंड द सेकंड इज टेस्ट। इस मेन फोल्डर के अंदर हम लोग अपनी सारी कोडिंग करेंगे और टेस्ट के अंदर वो सारी कोडिंग की टेस्ट केसेस लिखी जाएगी। इनसाइड जावा विल बी हैविंग आवर पैकेज व्हिच इज com.yourorganization name then your project name and inside resources will be having all the properties files and YAML files and whatever resources that you are going to use in the project। जब आप यहाँ पर बेस पैकेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी जावा फाइल Spring Boot Applications.java। ये आपके प्रोजेक्ट की मेन जावा फाइल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एनोटेशन है @Spring Boot Application जो कि नोटिफाई कर रहा है कि ये एप्लीकेशन Spring Boot की एप्लीकेशन है और यहाँ पर एक मेन मेथड है जिसपे कि Spring एप्लीकेशन को रन किया जा रहा है और उसमें क्लास की क्लास फाइल पास की गई है। इसके बाद हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल है form.xml। यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख सकते हैं जैसे कि कौन से Spring Boot की वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, देन ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID, वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट, जावा वर्जन एंड कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमने सेलेक्ट की है। तो ये एक डिपेंडेंसी हमने सेलेक्ट की थी Spring Boot स्टार्टर वेब, तो वो हमें यहाँ पे मिल गई है। इसके बाद हम लोग एक फोल्डर और देखेंगे जो कि टारगेट होगा। ये फोल्डर तभी जनरेट होगी जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और इसके अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड फाइल मिलेगी जो कि .jar एक्सटेंशन की होगी। इस फाइल का नेम कैसे जनरेट होता है,
यहाँ आर्टिफैक्ट आईडी एवं वर्जन को कंबाइन करके, विच इज स्प्रिंग बूट बेसिक्स डॉट 0.0.1 हाइफन स्नैपशॉट डॉट। नेक्स्ट हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे कि ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आप या तो मेन फाइल के थ्रू इसको रन कर सकते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंसोल पे इसकी स्टेटस दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल रन हो गया तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा, कॉम्पैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। इट मींस दिस एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो हम लोग ब्राउजर से इसको एक्सेस करके देखेंगे। सो लोकल होस्ट 8080 करने पे हमें व्हाइट लेबल एरर पेज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है लेकिन इस पाथ पर उसे कुछ डिस्प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। इस एरर को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे आगे वो देखते हैं। इस एरर को ठीक करने के लिए हमें एपीआई एक्सपोज करनी पड़ेगी उसके डिफॉल्ट पाथ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पैकेज बनाएंगे और उस पैकेज का नाम देंगे कंट्रोलर, जिसपे हम लोग सारी एपीआई एक्सपोज करेंगे। इस कंट्रोलर पैकेज के अंदर ही हम लोग वो सारी जावा क्लासेस बनाएंगे जो कि एपीआई को एक्सपोज करेगी। इनसाइड दिस कंट्रोलर पैकेज हम लोग यहाँ पर एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे। सपोज दिस इज रूट कंट्रोलर। फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक फाइल रूट कंट्रोलर क्रिएट हुई दिख जाएगी। कंट्रोलर फाइल क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर क्लास के ऊपर एक एनोटेशन लगाएंगे, दिस इज रेस्ट कंट्रोलर। ये एक मैंडेटरी एनोटेशन है किसी भी कंट्रोलर को रेस्ट टाइप की बनाने के लिए। अगर हम यहाँ पर @REST कंट्रोलर एनोटेशन नहीं लगाएंगे तो वो रेस्टफुल एपीआईज नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये लगा लेंगे। कंटेक्स्ट पाथ को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी और फंक्शन नेम कंटेक्स्ट पाथ है। ये फंक्शन हम लोग गेट रिक्वेस्ट टाइप की बनाएंगे एंड इस फंक्शन को गेट रिक्वेस्ट टाइप की बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक एनोटेशन यूज करना होगा गेट मैपिंग, और यहाँ पर हम लोग उसका पाथ डाल देंगे। तो सिंस ये हम लोगों को डिफॉल्ट पाथ पे रखना है इसलिए सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश देकर छोड़ देंगे। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को जो भी रिटर्न करना होगा वो चीज इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देंगे, लाइक स्प्रिंग बूट बेसिक एप्लीकेशन इज रनिंग। सो इसके बाद आप जब भी लोकल होस्ट 8080 पर हिट करेंगे तो आपको रिटर्न होगी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज रनिंग। अब चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और सर्वर को रिस्टार्ट करके वापस से रन करके चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। स्टार्टेड टॉमकैट ऑन पोर्ट 8080। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने लोकल होस्ट कोलोन 8080, यहाँ आप चाहे तो एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकते हो तो आपको मिली स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन इज रनिंग, मतलब हमारी एपीआई सही काम कर रही है। अगर हम सर्वर स्टॉप कर देंगे उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि इस लोकल होस्ट 8080 को हिट करें तो ये आपको एरर देगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड, लोकल होस्ट रिफ्यूज्ड टू कनेक्ट, मीनिंग सर्वर लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे रन नहीं कर रही है। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। जैसा कि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट कंटेक्स्ट पाथ सिर्फ लोकल होस्ट कोलोन 8080 फॉरवर्ड स्लैश पे रहता है, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। बदलने के लिए एक फाइल पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी होती है। तो यहाँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में रिसोर्स के अंदर आप जाएंगे, इसके बेस पैकेज पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज की फाइल मिलेगी। इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के फाइल में आप एक प्रॉपर्टी ऐड करके उसका कॉन्टेक्स्ट पाथ चेंज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? सर्वर डॉट सर्वलेट डॉट कॉन्टेक्स्ट हाइफन पाथ। उस पे आप जो भी कॉन्टेक्स्ट पाथ रखेंगे वो उस एप्लीकेशन की कॉन्टेक्स्ट पाथ बन जाएगी। सो अगर हम यहाँ पर रखे हैं फॉरवर्ड स्लैश स्प्रिंग बूट बेसिक्स तो हमारा एप्लीकेशन का पाथ होगा लोकल होस्ट कोलोन 8080 फॉरवर्ड स्लैश स्प्रिंग बूट बेसिक्स। और अगर आप इस एप्लीकेशन की सर्वर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है सर्वर डॉट पोर्ट, और इस पे आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है स्प्रिंग एप्लीकेशन का 8080। सो यहाँ पर हम लोग इसे 8090 बना दे रहे हैं। तो हम इसे सेव कर लेंगे और रन करके इसे टेस्ट कर लेंगे। तो पिछले बार जैसा कि मैंने यहाँ से रन किया था, इस बार मैं इस पिंग एप्लीकेशन को या पिंग फाइल से रन करूंगा। रन होने के बाद हम ब्राउजर पे आएंगे। अब हम लोकल होस्ट 8080 करेंगे तो ये यही एरर दिखाएगा कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि हम लोगों ने इसका पोर्ट चेंज कर दिया है। अब हम लोकल होस्ट 8090 करेंगे तो ये आ रहा है HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड, मतलब इस बात पे कुछ भी इसे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका कंटेक्स्ट पाथ चेंज कर दिया है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर उसका कंटेक्स्ट पाथ डालेंगे तो वैसे ही ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ये स्प्रिंग बूट बेसिक्स कंटेक्स्ट पाथ इंटर कर देते हैं और इंटर हिट करते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अब सही से काम कर रहा है। और अब ये इस एप्लीकेशन की कंटेक्स्ट पाथ बन गई है और ये फॉरवर्ड स्लैश पे हम लोगों ने क्या रखा है, हम लोगों ने एक मैसेज रिटर्न किया है रूट कंट्रोलर पे कि सिर्फ इस फॉरवर्ड स्लैश पाथ के कंटेक्स्ट पाथ के बाद जो की होगा उस पे ये रिटर्न करना है। तो वही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। आई विल इंक्लूड द गिटहब रेपो लिंक ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।